नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। 8 मार्च को मनेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट रखी गई थीम। नारी शक्ति से विकसित भारत कॉन्फ्रेंस का होगा आयोजन। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 हुआ जारी। पहले नंबर पर रहा बुर्किना फासो। भारत को मिला इंडेक्स में 14वां स्थान। और यूएसए करेगा स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का गठन। रणनीतिक तौर पर अहम साबित होगा रिजर्व। बिटकॉइन की कीमतों में दर्ज की गई कमी। आइए शुरू करें। दुनिया भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस दिन महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक सीमाओं के परे उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। साल 2025 में इस दिन की थीम रखी गई है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। ये थीम सभी के लिए समान अधिकार, शक्ति, अवसर और एक समावेशी भविष्य को अनलॉक करने के लिए एक्शन लेने का आह्वान करती है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वुमेन लेड डेवलपमेंट फॉर अ डेवलप्ड इंडिया या नारी शक्ति से विकसित भारत नाम की एक कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगी। इसमें आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, दिल्ली पुलिस के महिला ऑफिसर्स हिस्सा लेंगी। साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य हिस्सा लेंगे। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की महिला ऑफिसर्स भी शामिल होंगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मसलन विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूएन विमेन, यूएनडीपी और यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर केंद्र सरकार #SheBuildsBharat नाम का एक मेगा कैंपेन भी लॉन्च करेगी। इसमें प्रगतिशील भारत को आकार देने में महिलाओं के योगदान को शोकेस किया जाएगा। इसके अलावा 2025 में बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के भी 30 साल पूरे हो रहे हैं। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए बराबरी के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात करता है। इस दस्तावेज को 1995 में 189 देशों की सरकारों ने अपनाया था। भारत ने संविधान के निर्माण के वक्त से ही इस बात का ध्यान रखा कि देश में लैंगिक भेदभाव न हो। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रावधानों के माध्यम से लैंगिक समानता की गारंटी देता है। जैसे कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। वहीं नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39D पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए। इनमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR 1966, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women CEDAW 1979, Beijing Declaration and Platform for Action 1995, United Nations Convention Against Corruption 2003, Agenda 2030 for Sustainable Development पर हस्ताक्षर किए गए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया है। 2025 में जारी ये GTI का 12वां एडिशन है। इसमें दुनिया में आतंकवाद का क्या पैटर्न रहा है, इसके बारे में जानकारी मुहैया कराई जाती है। इंडेक्स में 163 देशों को आतंकवाद का प्रभाव, आतंकवादी हमले, आतंकवाद के चलते हुई मौतें, आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों जैसे पैरामीटर्स के आधार पर परखा जाता है। 163 देशों में बुर्किना फासो को पहली रैंक हासिल हुई है। मतलब बुर्किना फासो दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश है। पिछले साल भी बुर्किना फासो पहले नंबर पर काबिज था। सीरिया को GTI 2025 में तीसरी रैंक हासिल हुई है। वहीं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान बीते साल के इंडेक्स में चौथे नंबर पर था। रिपोर्ट के मुताबिक TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला टेररिस्ट ग्रुप बन गया है। 2024 में पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतों में आधा से ज्यादा मौतों में इस ग्रुप का ही हाथ था। नाइजर और पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जहां पर आतंकवाद से होने वाली मौतों की संख्या में बहुत तेज वृद्धि हुई है। ये वृद्धि नाइजर में 94% है और पाकिस्तान में 45% के आसपास।
GTI 2025 में एक ट्रेंड की पहचान की गई है जिसके मुताबिक आतंकवादी समूहों ने तकनीक जैसे कि AI का उपयोग खूब किया, जो कि चिंता का मसला है। GTI 2025 में भारत को 14वीं रैंक हासिल हुई है। भारत की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत पिछले साल 2024 में भी GTI में 14वें नंबर पर ही था। दुनिया भर में साहेल रीजन सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र है। आतंकवाद से प्रभावित टॉप 10 कंट्रीज में 5 साहेल रीजन में ही हैं। साहेल एक ट्रांजिशन जोन है। यह उत्तर में सहारा मरुस्थल को दक्षिण के समाना घास के मैदान से अलग करता है। आपको बता दें कि IEP ऑस्ट्रेलिया स्थित एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह डिफेंस, सिक्योरिटी, आतंकवाद और विकास जैसे मुद्दों पर रिसर्च करता है। दोस्तों, अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, UPSC संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने लोकतंत्र में एक नई समस्या की तरफ ध्यान दिलाया है। इसे इमोक्रेसी कहा जा रहा है। वे मुरली देवड़ा मेमोरियल डायलॉग्स के पहले सत्र को संबोधित कर रहे थे जिसकी थीम लीडरशिप और गवर्नेंस रखी गई थी। देखिए, इमोक्रेसी का मतलब है कि सरकारें और नेता भावनाओं के आधार पर नीतियां बना रहे हैं जिससे सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोक लुभावन नीतियां यानी कि ऐसी योजनाएं जो जनता को तुरंत खुश करने के लिए बनाई जाती हैं, आर्थिक रूप से नुकसानदायक होती हैं। अगर कोई नेता इन नीतियों को अपनाता है तो आगे चलकर इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए जो जनता के दीर्घकालिक भले के लिए हों, न कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। नेताओं को जनता के सशक्तिकरण पर ध्यान देना चाहिए, न कि उन्हें मौद्रिक तौर पर लाभ पहुंचाना चाहिए। देखिए, एक कहावत है कि किसी को खाने के लिए मछली देने से अच्छा होता है उसे मछली पकड़ना सिखा दें। कहने का मतलब है कि जब आप एक बार किसी को मौद्रिक तौर पर मदद करेंगे तो उसे केवल एक ही बार फायदा होगा और उसे सक्षम बनाने पर यानी आजीविका के लिए तैयार करने पर, स्किल सिखा देने पर लाइफ टाइम का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कुछ सरकारें वोट पाने के लिए लोक लुभावन नीतियों और तुष्टीकरण की राजनीति अपना रही हैं। मतलब ये कि वे ऐसी योजनाएं बना रही हैं जो कुछ खास समूहों को खुश करने के लिए होती हैं, भले ही इससे देश को लंबे वक्त में नुकसान हो जाए। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्रीबीज को लेकर सवाल उठाया था। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या फ्रीबीज से बेहतर ये नहीं होगा कि लोगों को समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए और राष्ट्र के विकास में योगदान करने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि फ्रीबीज बहुत कम वक्त के लिए एक टारगेटेड वर्ग को दी जाने वाली सुविधा है। इसमें फ्री में लैपटॉप दे देना, साइकिल दे देना, बिजली पानी मुफ्त कर देना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। फ्रीबीज एक डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। इसके चलते लोगों में काम करने का मोटिवेशन कम होता है। साथ ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कमी देखी गई है। उपराष्ट्रपति के मुताबिक चुनाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह लोकतंत्र का अंत नहीं है। अगर चुनावी वायदों पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाए तो इससे सरकार के पास बुनियादी ढांचे, सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों में निवेश करने के लिए कम पैसे बचते हैं और इससे देश की आर्थिक प्रगति धीमी हो जाती है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे ऐसी चुनावी घोषणाओं से बचें जिन्हें पूरा करने के लिए सरकार को जरूरी विकास कार्यों का बजट काटना पड़े। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कमजोर और वंचित वर्गों के लिए की जाने वाली सकारात्मक नीतियां जैसे किसानों और ग्रामीण भारत के लिए विशेष योजनाएं तुष्टीकरण की राजनीति से अलग हैं। ये न्याय संगत नीतियां हैं क्योंकि इनका मकसद समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना है। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के गठन को मंजूरी दी है। इसमें अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों यानी डिजिटल एसेट के भंडार भी स्थापित किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश के मुताबिक बिटकॉइन ही ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है क्योंकि इसकी फिक्स्ड सप्लाई है।
साथ ही दुनिया के सभी देशों से पहले इसका एक रिजर्व स्थापित करना यूएसए के लिए रणनीतिक तौर पर अहम साबित होगा। बिटकॉइन के अलावा अन्य डिजिटल एसेट में इथेरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो को जगह दी गई है। जब से यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से क्रिप्टो मार्केट में एक तेजी की उम्मीद की जा रही थी। माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का रुख वर्चुअल करेंसीज को लेकर इजी रहने वाला है। उनके साथ एडवाइजर के तौर पर इलॉन मस्क भी हैं, जिन्हें वर्चुअल करेंसीज का बड़ा हिमायती माना जाता है। लेकिन जब से यूएसए ने स्ट्रेटजिक बिटकॉइन रिजर्व की घोषणा की है, क्रिप्टो करेंसीज खासतौर पर बिटकॉइन की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। देखिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का ही एक प्रकार है, लेकिन ये इतनी प्रचलित क्रिप्टो करेंसी है कि अक्सर लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही सेंस में कर लेते हैं। बिटकॉइन दुनिया में साल 2009 में प्रचलन में आई थी। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल या डिजिटल करेंसी होती हैं जिनमें एन्क्रिप्शन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये करेंसीज किसी सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेट नहीं होती। क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के नाम से साफ है कि ब्लॉक्स की चेन या श्रृंखला। इस तकनीक में ब्लॉक्स की एक सीरीज होती है। इन ब्लॉक्स में सूचनाएं होती हैं। ये सूचनाएं क्रिप्टोग्राफी के जरिए इनकोडेड होती हैं। क्रिप्टोग्राफी डेटा को स्टोर करने और आगे ट्रांसमिट करने का एक तरीका है। ये किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ही आगे भेजा जाता है, जिससे इसे केवल वही डिकोड कर सकते हैं जिनके लिए वे भेजा गया है। ब्लॉकचेन P2P नेटवर्क पर आधारित तकनीक है, तो किसी एक ब्लॉक में बदलाव करने पर सारे नोड्स को पता चलता है। यह तकनीक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत नेचर की है, यानी किसी एक सिस्टम से पूरी चेन कनेक्ट नहीं होती, बल्कि पूरी चेन के सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है याओंडे घोषणा। मार्च 2024 में 11 अफ्रीकी देशों ने मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे याओंडे घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा की मुख्य थीम थी नो वन शैल डाई फ्रॉम मलेरिया। वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2023 के मुताबिक वैश्विक स्तर पर मलेरिया के 94% मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए हैं। यहाँ पर याओंडे से मतलब है कैमरून की राजधानी याओंडे। इस घोषणा पत्र पर कैमरून की राजधानी याओंडे में ही हस्ताक्षर हुए, इसलिए इसे याओंडे घोषणा कहा जाता है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत और बारबाडोस के मजबूत संबंधों को दिखाता है। बारबाडोस कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसका आकार त्रिभुज की तरह है। इसकी राजधानी ब्रिजटाउन है, जो एक मुख्य बंदरगाह भी है। बारबाडोस की सबसे ऊंची चोटी माउंट हिल्लाबी है। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि बारबाडोस लेसर एंटिलीज द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसे आमतौर पर उसी में गिना जाता है। बारबाडोस के इतिहास की बात करें तो यह 17वीं सदी में यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है। ट्रुथ टेल हैकाथॉन क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 की शुरुआत की गई। इसका मोटिव लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान फैक्ट चेक करने वाले AI टूल्स को डेवलप करना है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इंडिया AI मिशन के तहत आयोजित किया जा रहा है। यह पहला वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का हिस्सा है। वेव्स भारत के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर पर केंद्रित एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल मीडिया, इनोवेशन और फिल्म इंडस्ट्री के लीडर्स, क्रिएटर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भारत के एंटरटेनमेंट सेक्टर का भविष्य दिखाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने महिलाओं के असली नेतृत्व को बढ़ावा देने और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व को खत्म करने के लिए एक खास अभियान शुरू किया है। इसके तहत मंत्रालय ने TVF यानी द वायरल फीवर के साथ मिलकर डिजिटल कंटेंट तैयार किया है, जो ग्रामीण शासन से जुड़े अहम मुद्दों को दिखाता है। ये कंटेंट लोकप्रिय वेब सीरीज पंचायत की तर्ज पर बनाया गया है। इस पहल की पहली फिल्म असली प्रधान कौन 4 मार्च 2025 को रिलीज हुई। इसे विज्ञान भवन नई दिल्ली में 1200 महिला जनप्रतिनिधियों के सामने दिखाया गया। इसमें सरपंच पति प्रथा की समस्या को भी दिखाया गया, जिसमें पुरुष निर्वाचित महिला नेताओं की जगह फैसला लेते हैं। ये प्रथा महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है। आजकल अमेरिका और यूरोप चीन पर अपने बाजारों में सस्ते उत्पाद बेचकर स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने हाल ही में नई जुआन के मुद्दे पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस में बात की।
नई जुआन का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, जिसमें कंपनीज के कर्मचारी ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें कम फायदा मिलता है। दरअसल व्यापार में कंपनीज बाजार में टिके रहने के लिए कीमतें घटाती हैं और ज़्यादा उत्पादन करती हैं, जिससे मुनाफा कम हो जाता है। वहीं कर्मचारियों को ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है और लगातार नई चीज़ों को सीखना पड़ता है, लेकिन उनकी आमदनी नहीं बढ़ती। जैसे आजकल ये समस्या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में ज़्यादा दिखती है, जहां कीमतों की लड़ाई से कारोबार अस्थिर हो जाता है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास ट्रोपेक्स 2025 3 महीने तक चला। यह जनवरी से मार्च 2025 के बीच हुआ, जो कि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में किया गया। इसका मकसद नौसेना की युद्ध क्षमता और रणनीतियों को परखना था। इस अभ्यास में 65 से 70 नौसेना के जहाज, 9 से 10 पनडुब्बियां और 80 से अधिक अलग अलग तरह के विमान शामिल थे। भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल ने भी इसमें हिस्सा लिया और इसमें सुखोई 30, जैगुआर, C-130 विमान और 600 से अधिक सैनिक शामिल हुए। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। 2025 में भारत को 14वें स्थान पर रखा गया है। 2025 में पाकिस्तान को पहला स्थान हासिल हुआ है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन संबंधित है महिला अधिकारों से, बुजुर्गों के अधिकारों से, ट्रांसजेंडर समुदाय से या फिर आतंकवाद उन्मूलन से। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्लस्टर युद्ध सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। भारत इस संधि में शामिल नहीं है। सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। और दूसरा प्रश्न था, खबरों में रहा तोरखम बॉर्डर किससे संबंधित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत, भारत चीन या फिर भारत म्यांमार। सही जवाब है विकल्प ए, यानी तोरखम बॉर्डर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा से संबंधित है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।